दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। लंबे समय से आप लोग बजट के वीडियो की मांग कर रहे थे, तो बजट का वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ये केंद्रीय बजट 2025-26 जो फरवरी में पेश किया गया था, ठीक है, वो बजट तैयार करवाने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग गया, लेकिन विधिवत तरीके से बजट तैयार हो गया है। अगर ये वीडियो आप अच्छे से देख लेंगे, एक नहीं कम से कम 2 बार, मतलब एक बार तो देखते जाएंगे, दोबारा ध्यान से देखते जाएंगे, 2 बार अगर ये वीडियो देख लेंगे तो बजट को कहीं और से आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बजट में मतलब जो हम वीडियो में करवा रहे हो तो करवाएंगे ही, साथ ही साथ इसका PDF भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो अगर आप जो है इसका PDF भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो में डाल देंगे, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम बजट पे आते हैं, क्योंकि समय हम लोगों के पास बहुत ही कम है। तो देखिए, बजट पढ़ाने के साथ ही, केंद्रीय बजट 25-26 तैयार करवाने के साथ ही हमने सोचा बजट की कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी तैयार करवा दी जाए। बजट क्या है, इससे रिलेटेड संवैधानिक प्रावधान क्या किए गए हैं हमारे संविधान में, वो सब भी आपको बता दिया जाए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखिए बजट क्या है, सबसे पहले दिया गया है। तो बजट की अगर हम संवैधानिक स्थिति की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट को सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण, क्या कहा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है। गौरतलब है कि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, यानी संविधान में कहीं भी बजट शब्द मेंशन नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही इसको कहा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर बजट की परिभाषा की बात की जाए तो एक वित्त वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण होता है। ठीक है, किसी वित्त वर्ष में सरकार की जो अनुमानित प्राप्तियां और व्यय हैं उनका विवरण ही बजट कहलाता है। ठीक, तो हमारा वित्तीय वर्ष शुरू कब से होता है, तो हमारा वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से हमारा वित्तीय वर्ष शुरू होता है और कब तक चलता है, 31 मार्च तक। ठीक है, यानी हमारा 2025-26 का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ है और ये 31 मार्च 2026 तक चलेगा। तो 2025-26 का जो बजट है, इस एक वित्तीय वर्ष में प्राप्तियों और व्यय का विवरण है, ये ध्यान रखिएगा। बजट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होता है उसको तैयार करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है, तो ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक कार्य विभाग जो है इसको तैयार करता है, बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदारी उठाता है। ठीक है, अगर बजट के इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहले, मतलब स्वतंत्रता के पहले क्या स्थिति थी बजट की, तो स्वतंत्रता के पहले 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए। 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। वे इंडियन काउंसिल में वित्तीय मामलों के सदस्य थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1947-48 में, 1947-48 में जब हमारी अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे उनका नाम था लियाकत अली खान। इन्होंने 47-48 का बजट प्रस्तुत किया था। क्या नाम इनका था, लियाकत अली खान। इन्होंने 1947-48 का बजट हमारा प्रस्तुत किया था। फिर आज़ादी के बाद क्या हुआ, 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। RK खड़मुखम चेट्टी जो है उन्होंने पेश किया था। उस समय के वित्त मंत्री थे RK खड़मुखम चेट्टी। इन्होंने ही पहला केंद्रीय बजट आज़ादी के बाद वाला पेश किया था 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, 26 नवंबर 1947 को इन्होंने पेश किया था। चलिए, बजट की प्रक्रिया की अगर बात की जाए, ये कई बार जो है कूट में, आयोग में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन में पूछा गया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जान लीजिए ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है, 3 स्टार का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया जाता है,
वित्त मंत्री द्वारा, ठीक है, संसद में। उसके बाद संसद के दोनों सदनों में बजट पर सामान्य चर्चा होती है, ठीक। सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया जाता है, फिर दोनों सदनों में संसद के दोनों सदनों में बजट पर सामान्य चर्चा की जाती है। अच्छा, बजट प्रस्तुत कहाँ किया जाएगा? बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। दोनों सदनों में बजट पर सामान्य चर्चा होगी। उसके बाद फिर अस्थायी समितियों द्वारा अलग अलग मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच की जाती है, ठीक है। इसको ऐसे नंबरिंग चाहे कर लीजिए। नंबर 1 बजट प्रस्तुत किया जाएगा, नंबर 2 संसद के दोनों सदनों में बजट पर सामान्य चर्चा होगी, नंबर 3 अस्थायी समितियों द्वारा अलग अलग मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच की जाएगी, नंबर 4 अनुदान मांगों पर लोकसभा में विस्तृत चर्चा और मतदान किया जाता है, ठीक है। नंबर 4 जो अनुदान मांगों पर विचार किया गया है, अलग अलग मंत्रियों द्वारा जांच की गई है, इस पर लोकसभा में विस्तृत चर्चा और मतदान होता है। लोकसभा में होता है, ध्यान रखिएगा। अनुदान मांगों पर लोकसभा में विस्तृत चर्चा और मतदान किया जाता है। और उसके बाद नंबर 5 विनियोग और वित्त विधेयक पारित किया जाता है, ठीक। विनियोग और वित्त विधेयक पारित किया जाता है। विनियोग विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बजट का वर्गीकरण क्या है? बजट को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्व बजट में क्या क्या आता है? इसमें कर राजस्व प्राप्तियां होती हैं, गैर कर राजस्व प्राप्तियां होती हैं और सरकारी व्यय होता है। ध्यान दीजिएगा, राजस्व बजट में 3 चीजें हैं, कर राजस्व प्राप्तियां, गैर कर राजस्व प्राप्तियां और सरकारी व्यय। पूंजीगत बजट में क्या होता है? पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत भुगतान। तो पूंजीगत बजट याद करना बिल्कुल आसान है। पूंजी जिसमें लगा होगा वो पूंजीगत बजट का हिस्सा है। कर जिसमें लगा होगा, गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व, सरकारी व्यय, ये राजस्व बजट का हिस्सा है। अब बजट के 2 भाग हैं, भाग ए और भाग बी। भाग ए में बजट का व्यापक यानी समस्त अर्थशास्त्रीय हिस्सा होता है। इसमें सरकारी योजनाएं, क्षेत्रवार प्राथमिकताएं क्या क्या हैं, संसाधन आवंटन क्या है, ये बताया गया होता है। भाग बी में वित्त विधेयक होता है, कराधान का प्रस्ताव, आयकर में संशोधन, अप्रत्यक्ष कर में बदलाव इसमें दिया रहता है, ठीक है। अब बजट से संबंधित प्रमुख दस्तावेज क्या क्या होते हैं? वित्त मंत्री के बजट भाषण के अलावा संसद में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 के तहत, अनुदान मांगे अनुच्छेद 113 के तहत, वित्त विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत अधिदेशित राजकोषीय नीति का विवरण। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट आता है, मध्यावधि की राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति योजना का विवरण आता है, ठीक है। विवरण प्रदान करने वाले अन्य दस्तावेज व्यय बजट, प्राप्ति बजट, व्यय की रूपरेखा, बजट एक नज़र में या बजट एट ए ग्लांस जो आता है, बजट का सारांश, वित्त विधेयक में प्रावधानों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन, आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क और बजट 25-26 की प्रमुख विशेषताएं, ये चीज़ें बजट में शामिल हैं, ठीक है। ये जानकारी के लिए बताया जा रहा है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन तो कम ही बनेंगे, लेकिन ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ठीक, इसका ध्यान दीजिएगा आप। अब बजट से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है, एक नज़र उन पे भी डाल लेंगे जल्दी से, क्योंकि ये सुमेलित करने के लिए कई बार पेपर में दिया गया है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा बताई गई, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद 113 में संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया दी गई है। 114 में विनियोग विधेयक दिया गया है। 115 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवानुदान, 117 वित्त विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और 117 में वित्त विधेयकों के संबंध में प्रावधान, ये दोनों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर है, ये अंतर कौन सा है आप बुक में पढ़िएगा और हमें भी बताइएगा। 150 में संघ और राज्यों के खातों का प्रारूप है। 151 में लेखा परीक्षा रिपोर्ट है। 265 में कानून के प्राधिकार के बिना कर नहीं लगाए जाने चाहिए, यह बताया गया है।
266 में संघ और राज्यों की संचित निधि और सार्वजनिक खाते हैं। 267 में आकस्मिक निधि का उल्लेख है। 275 में संघ से कुछ राज्यों को अनुदान है। 280 वित्त आयोग है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 280 में वित्त आयोग है। और वित्त आयोग की सिफारिशें 281 में है। और 292 में क्या है, भारत सरकार द्वारा उधार लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा उधार लेने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 292 में किया गया है। तो ये बजट से रिलेटेड कुछ आउटलाइन थी जिनको आपको जानना चाहिए, बजट का कुछ बैकग्राउंड था जिनको आपको जानना जरूर चाहिए। ठीक है, अब हम सीधे आ जाते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 पे। केंद्रीय बजट 2025-26 मैंने इस फॉर्मेट में तैयार किया है ताकि आपको अलग से कोई नोट्स ना बनाना पड़े। आप ये वीडियो देखते ही तुरंत कॉन्फिडेंस में आ जाएं और सीधे एग्जाम में जाके अगर क्वेश्चन आए तो आप सभी क्वेश्चन बना लें। ठीक है, इसीलिए बहुत ही सारगर्भिक तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से हमने नोट्स बनाया है। तो इस नोट्स को अगर आप पूरा देखेंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तो आपको कहीं से भी किसी भी बुक से बजट को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं बजट, अगर हम पेश किए जाने की बात करें तो 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया गया हमारा, 2025-26 वाला 1 फरवरी 2025 को। ठीक है, बजट का आकार हमारे 50.65 लाख करोड़ रुपए है। कितना? 50.65 लाख करोड़। ये इम्पॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ हम इम्पॉर्टेंट बोलेंगे उस पर विशेष ध्यान देना है। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि 50.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ये लगातार 8वां बजट प्रस्तुत किया गया है। और कितनी आय को कर से इसमें मुक्त किया गया है, तो 12.75 लाख तक की आय को कर से, टैक्स से फ्री कर दिया गया है। 12.75 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया गया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उधार के अलावा सरकार को कुल प्राप्तियां जो हो रही हैं वो 34.96 लाख करोड़ की हो रही हैं। कुल व्यय जो सरकार कर रही है वो 50.65 लाख करोड़, यानी जितने का बजट प्रस्तुत किया जाता है उतना ही आय और व्यय का लेखा जोखा होता सरकार की। बजट में क्या होता, ऊपर हमने यही तो जाना कि सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण 50.65 लाख करोड़ रुपए है। और कुल प्राप्तियां जो सरकार की हैं वो उधार के अलावा, इसमें 50.65 लाख करोड़ की जो इनकम होती है उसमें उधार भी शामिल है, लेकिन जब उधार को हम निकाल देंगे तो 34.96 लाख करोड़ रुपए सरकार को प्राप्तियां हो रही हैं। अनुमानित राजस्व घाटा अगर देखा जाए तो ये जीडीपी का 4.4% है। अच्छा, एक शब्द जीडीपी बार बार आएगा, एक शब्द जीडीपी बार बार आएगा। ठीक है, जीडीपी को हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, ये आपके लिए प्रश्न है, ये आपको जानना चाहिए। ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जहाँ जहाँ हम कहें कमेंट सेक्शन में बताएंगे उसको आप ज़रूर, चाहे गूगल से ही सर्च करके ज़रूर लिखने की कोशिश करिएगा, इसी से आपकी तैयारी होगी। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको कहते हैं अंग्रेजी में, ये क्या है आप हमको बताएंगे। तो अनुमानित राजस्व घाटा जो है वो जीडीपी का 4.4% है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अनुमानित राजस्व घाटा कितना है, तो जीडीपी का 4.4%। सीधे तौर पे क्वेश्चन आपका बन सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात हमारे बजट की क्या है, मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी बिहार में। ठीक है, बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करेंगे। दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा 6 वर्ष के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 5 वर्ष दे देगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन भारत सरकार शुरू करेगी, जिसकी घोषणा बजट में की गई है 6 वर्ष के लिए। आरओ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कपास के समग्र विकास हेतु 5 वर्षीय कपास मिशन शुरू किया जाएगा। दलहन के लिए जो मिशन है 6 वर्ष का है, कपास के लिए जो मिशन है वो 5 वर्ष का है। जल जीवन मिशन को विस्तारित कर दिया गया 2028 तक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में सीधे तौर पर आ सकता है।
ठीक है। तो जल जीवन मिशन को 2028 तक विस्तारित कर दिया गया है। यूरिया संयंत्र मिशन स्थापित करेंगे असम में, और असम में अगर पूछेगा कहाँ स्थापित करेंगे तो नाम रूप में, ठीक है, नाम रूप में, नाम रूप असम में जो है यूरिया संयंत्र की स्थापना की जाएगी। सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किया जाएगा 50,000, ठीक है। कितने लैब स्थापित किए जाएंगे? 50,000, ठीक, अटल टिंकरिंग लैब। पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर हेड यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड का प्रावधान किया गया है, ठीक है। किसके लिए? पीएम स्वनिधि योजना के तहत। किसके लिए? स्ट्रीट वेंडर हेड, जो रेहड़ी लगाने वाले हैं, ठेला लगाने वाले हैं, उनके लिए यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा 30,000 तक की सीमा तक। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 30,000 तक की सीमा तक जो है ये आगे मोड से विकसित किया जाएगा। तो इनकी संख्या 50 है। कुल 50 स्थलों को चुनौती मोड से विकसित किया जाएगा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे, कितनी जीवन रक्षक औषधियों को मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनकी संख्या 36 है। 36 जीवन रक्षक औषधियां ऐसी हैं जिनको सीमा शुल्क से छूट दे दी गई है, पूरी तरह सीमा शुल्क से छूट दी गई है 36 जीवन रक्षक औषधियाँ। तो जो जीवन रक्षक औषधियाँ हैं उनको मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई है, उनकी संख्या 36 है। आगे देखते हैं। अब बजट देखिए, 6 बजट द्वारा जो है सुधार के 6 परिवर्तनकारी क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। केंद्रीय बजट 25-26 में सुधार के 6 परिवर्तनकारी क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। ये आपको सुमेलित करने के लिए या कूट के रूप में या ऑप्शन के रूप में दे सकता है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? वो है कराधान, विद्युत, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधार। कौन कौन से हैं? कराधान, विद्युत, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधार। तो इसको ऐसे जरूर याद कर लीजिएगा। ये 6 क्षेत्र जो हैं, 6 परिवर्तनकारी क्षेत्र सुधार के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी संख्या कितनी है? 6 है। और कौन कौन से हैं ये जरूर याद कर लीजिएगा। बजट का लक्ष्य जो है, मतलब कुल 4 लक्ष्य हैं बजट के मेनली। गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और नारी। कौन कौन है? गरीब है, युवा है, अन्नदाता किसान है और नारी है, ठीक। इन सभी को लक्ष्य बनाकर चुने गए 10 व्यापक क्षेत्र, ठीक है। ये तो 6 परिवर्तनकारी क्षेत्र हैं। अब 10 व्यापक क्षेत्रों का चुनाव भी बजट में किया गया। क्या क्या है? कृषि विकास एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है, ग्रामीण संपन्नता एवं अनुकूलन का निर्माण करना है, समावेशी प्रगति पर ध्यान देना है, विनिर्माण एवं मेक इन इंडिया पर ध्यान देना है, एमएसएमई को मदद देना है, रोजगार को प्रोत्साहन देना है, नवाचारी निवेश को प्रोत्साहित करना है, ऊर्जा आपूर्ति करना है, निर्यात में वृद्धि करना है और नवाचार को बढ़ावा देना है। तो ये 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, बस इसको याद करना जरूरी नहीं, लेकिन दिमाग में रहना चाहिए ताकि ऑप्शन में आए तो सही हो जाए। कृषि विकास एवं उत्पादकता में वृद्धि पहला है, ग्रामीण संपन्नता एवं अनुकूलन निर्माण दूसरा है, समावेशी विकास तीसरा है, विनिर्माण एवं मेक इन इंडिया चौथा है, एमएसएमई को मदद देना 5वां है, रोजगार 6ठा है, नवाचारी निवेश 7वां है, ऊर्जा आपूर्ति 8वां है, निर्यात में वृद्धि 9वां है और नवाचार 10वां है। अब हमारा लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनना। हमने विकसित बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो उसकी राह में हमने 6 व्यापक सिद्धांत निर्धारित किए हैं बजट के तहत, ठीक है। वर्ष 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने 6 व्यापक सिद्धांत निर्धारित किए हैं। कौन कौन से हैं? गरीबी से मुक्ति पे हम फोकस करेंगे, बेहतर स्कूली शिक्षा पे फोकस करेंगे, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस करेंगे,
कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण पर हम ध्यान देंगे। आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं को शामिल करेंगे। इम्पॉर्टेंट है ये, कितनी प्रतिशत? 70, 80 नहीं, 70%। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं को शामिल करेंगे। और फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसानों को प्रभावी भूमिका को हम समझेंगे, उन पर ध्यान देंगे। फिर से 2047 में 6 व्यापक सिद्धांतों के तहत विकसित भारत के लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे, जो बजट 2025-26 में मेंशन किया गया है। गरीबी से मुक्ति, बेहतर स्कूली शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, कौशल विकास, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं और फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसानों की प्रभावी भूमिका। अब बंदरगाह आधारित पीपी परियोजना शुरू करेंगे। पीपी परियोजना क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी से बंदरगाह आधारित परियोजना शुरू करेंगे। इसमें क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। कार्गो हैंडलिंग बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए पीपी मॉडल में 3 वर्षीय पाइपलाइन परियोजना के लिए अवसंरचना संबंधी मॉडल बनाए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, पीपी मॉडल है, 3 वर्षीय है। कार्गो हैंडलिंग बुनियादी ढांचा, इतने 3 टर्म आप याद रखिए। कार्गो हैंडलिंग बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए पीपी मॉडल पर 3 वर्षीय पाइपलाइन परियोजना के लिए अवसंरचना संबंधी मंत्रालय बनाएंगे। ठीक है, अवसंरचना संबंधी मंत्रालय बनाएंगे। तो पीपीपी मॉडल है, 3 वर्षीय है। देखिए की पॉइंट ही पकड़िए, क्योंकि इतने डाटा हैं कि सब कुछ स्टोर करना संभव नहीं है। तो इसलिए हम जो जहाँ जहाँ जोड़ दे रहे हैं, जिसको हम गोला कर रहे हैं, उस पर आपको ध्यान देना है बस। राज्यों को भी भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि की सहायता से प्रोत्साहन देंगे। किसके माध्यम से राज्यों को प्रोत्साहन देंगे? भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि। अब भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि है क्या? भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ध्यान दीजिएगा, ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। पीपीपी परियोजनाओं हेतु केंद्र व राज्यों को वित्तीय सहायता देती है। ठीक है, ये केंद्र को भी वित्तीय सहायता देती है और राज्यों को भी देती है। आरंभ इसका कब हुआ था? 2007-8 में, और इसका पुनर्गठन किया गया 3 नवंबर 2022 को। ठीक है, भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि, जिसकी मदद से राज्यों को भी बंदरगाह आधारित पीपीपी परियोजना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि जो है, इसकी स्थापना की गई थी 2007-8 में। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो केंद्र और राज्यों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है, और इसका पुनर्गठन हुआ है 3 नवंबर 2022 को। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, ये इससे क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है कि जेंडर बजट कितना है। केंद्रीय बजट जो प्रस्तुत किया गया है उसमें जेंडर बजट का हिस्सा कितना है? तो जेंडर बजट वो होता है जो महिलाओं एवं बालिकाओं के विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। ठीक है, महिलाओं एवं बालिकाओं के विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाने वाला बजट ही जेंडर बजट कहलाता है। तो जेंडर बजट जो है वो हमारे कुल बजट का 8.86% है। कितना? 8.86% है, 4.49 लाख करोड़ है, और ये विगत वर्ष की तुलना में 37.25% अधिक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सभी हैं। 8.86% है, 4.49 लाख करोड़ है, विगत वर्ष की तुलना में 37.25% अधिक है। 56 मंत्रालयों अथवा विभागों से संबंधित आवंटन किया गया है जेंडर बजट में। ठीक है, तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जेंडर बजट 8.86% है, 4.49 लाख करोड़ है, पिछले बजट की तुलना में 37.25% अधिक है। 56 मंत्रालयों अथवा विभागों से ये संबंधित है। अब हमने बजट के 4 इंजन निर्धारित किए हैं। ठीक है, बजट 2025-26 में 4 इंजन बताए गए हैं जो हमारे विकास के 4 इंजन हैं। कौन कौन? कृषि है,
एमएसएमई है, निवेश है और निर्यात है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कृषि, एमएसएमई, निवेश, निर्यात, ये हमारे बजट के 4 इंजन हैं। कौन कौन? कृषि, एमएसएमई, निवेश, निर्यात। ठीक है, तो ये 4 इंजन हमारे विकास के हैं। अब पहला इंजन जो कृषि है, हम इसकी बात करेंगे। अभी तक तो हम ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे थे, अब बजट को थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे चारों इंजनों के माध्यम से। तो कृषि में राज्यों की भागीदारी से धन धान्य कृषि योजना आरंभ की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट योजना है ये। क्या नाम इसका है? धन धान्य कृषि योजना। राज्यों की भागीदारी से ये शुरू की जाएगी, 100 जिलों में शुरू की जाएगी। इससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। ठीक, धन धान्य कृषि योजना राज्यों की भागीदारी से शुरू होगी, 100 जिलों में शुरू होगी, 1.7 करोड़ किसानों को इससे लाभ होगा। केसीसी के तहत ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जाएगी। अभी तक केसीसी से जो ऋण मिलता है उसकी सीमा 3 लाख है, अब इसको बढ़ा करके कितना कर देंगे? 5 लाख। ठीक है, केसीसी योजना शुरू कब हुई थी? आप हमको कमेंट करके बताएंगे, ये आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना प्रबल है। ठीक है, तो केसीसी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी, ये हमको जरूर बताइएगा। मत्स्य उत्पादन एवं जलीय कृषि पर जोर दिया गया है। अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप पर विशेष फोकस करेंगे। मत्स्य उत्पादन व जलीय कृषि पर जोर देते हुए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पर विशेष फोकस किया जाएगा। ठीक है, मत्स्य उत्पादन के लिए। बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करेंगे, ऊपर बताया ही गया। लंबे रेशे वाली कपास की किस्मों को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षीय कपास मिशन शुरू करेंगे। ठीक है, कपास मिशन 5 वर्षीय है। ठीक है, कपास मिशन 5 वर्षीय, इसका ध्यान रखिएगा, ये 6 वर्षीय नहीं है। और 6 वर्षीय क्या है? ऊपर हमने आपको बताया था 6 वर्षीय क्या है, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। 6 वर्षीय, हाँ, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन 6 साल के लिए है और कपास मिशन जो है वो 5 साल के लिए है। तो ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा, कपास मिशन 5 साल के लिए और दलहन मिशन 6 साल के लिए। इसमें तुअर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो किन 3 दालों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? दलहन आत्मनिर्भरता मिशन में तुअर, उड़द और मसूर पर। ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन का निर्माण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा 100 विकासशील कृषि जिलों में ये। ठीक है, ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन का निर्माण कार्यक्रम 100 विकासशील कृषि जिलों में शुरू किया जाएगा। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाम रूप असम में कृषि संयंत्र स्थापित किया जाएगा। 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता होगी इसकी। कितनी? 12.7 लाख मीट्रिक टन। कहाँ पे कृषि संयंत्र स्थापित करेंगे? नामरूप, असम में। तो कहाँ स्थापित करेंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अगर नहीं भी याद होगा तो चलेगा। तो ये प्रथम इंजन कृषि है। प्रथम इंजन में फिर से बता देते हैं कि राज्यों की भागीदारी से हम धन धान्य कृषि मिशन चलाएंगे। ठीक है, राज्यों की भागीदारी से धन धान्य कृषि मिशन चलाएंगे, 100 जिलों में शुरू करेंगे, 1.7 करोड़ किसानों को इससे लाभ होगा। ठीक है, केसीसी की ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर हम 5 लाख कर देंगे। अब मत्स्य उत्पादन एवं जलीय कृषि पर विशेष जोर देते हुए अंडमान व लक्षद्वीप पर हम विशेष फोकस करेंगे। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना करेंगे। लंबे रेशे वाली कपास की किस्मों को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षीय कपास मिशन शुरू करेंगे। 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करेंगे, जिसमें तुअर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन का निर्माण कार्यक्रम 100 विकासशील कृषि जिलों में शुरू किया जाएगा। नाम रूप असम में हम जो है यूरिया संयंत्र लगाएंगे। ठीक है, कृषि संयंत्र यहाँ लिखा गया है, ये यूरिया संयंत्र बेसिकली 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक यूरिया का यहाँ उत्पादन होगा। ठीक है, द्वितीय इंजन एमएसएमई पे अब हम आ जाते हैं। हमारा जो द्वितीय इंजन एमएसएमई वाला है। ठीक है, एमएसएमई के वर्गीकरण मानदंड में परिवर्तन करते हुए निवेश की सीमा 2.5 गुना बढ़ाई गई है। कितनी बढ़ाई गई है? 2.5 गुना। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कारोबार की सीमा में 2 गुना की वृद्धि की गई है।
निवेश की सीमा में 2.5 गुना की वृद्धि और कारोबार की सीमा में 2 गुना। यानी कि आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें 2.5 गुना बढ़ाया गया है उसकी सीमा को, और जो बिजनेस करेंगे उसको 2 गुना बढ़ाया गया है। ठीक है। अब जैसे सूक्ष्म उद्योग पहले जो होता था उसमें आप 1 करोड़ का निवेश करते थे, 5 करोड़ का कारोबार करते थे, तो उसको सूक्ष्म उद्योग कहा जाता था। अब आप 2.5 करोड़ का निवेश करेंगे, 10 करोड़ का कारोबार करेंगे, तब उसको सूक्ष्म उद्योग कहा जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पहले 1 करोड़ का निवेश करते थे, 5 करोड़ का बिजनेस करते थे, तो सूक्ष्म उद्योग होता था। अब जो संशोधित किया गया है, 2.5 करोड़ का आप निवेश करेंगे और 10 करोड़ का बिजनेस करेंगे, तब वो सूक्ष्म उद्योग कहलाएगा। मध्यम उद्योग में पहले आप 50 करोड़ का निवेश करते थे, 250 करोड़ का बिजनेस करते थे। अब क्या होगा, आप 125 करोड़ का निवेश करेंगे और 500 करोड़ का बिजनेस करेंगे। 125 करोड़ का निवेश, 500 करोड़ का कारोबार करेंगे। ठीक है, मध्यम उद्योग में। लघु उद्योग में 10 करोड़ का आप निवेश करेंगे, 50 करोड़ का कारोबार करेंगे लघु उद्योग में। ठीक है। और अब क्या है, 25 करोड़ का निवेश करेंगे, 100 करोड़ का कारोबार करेंगे। फिर से मैं बताता हूँ, कारोबार की सीमा में या उसके एमएसएमई के वर्गीकरण मानदंड में परिवर्तन किया गया है। निवेश की सीमा को 2.5 गुना बढ़ाया गया है, कारोबार की सीमा को 2 गुना बढ़ाया गया है। सूक्ष्म उद्योग पहले होता था जिसमें आप 1 करोड़ निवेश करके 5 करोड़ का कारोबार कर लें, अब होगा 2.5 करोड़ का निवेश करके 10 करोड़ का कारोबार कर लें। लघु उद्योग है, 10 करोड़ का आप निवेश करें, 50 करोड़ का कारोबार करें, ये पहले होता था। अब आप 25 करोड़ का निवेश करेंगे, 100 करोड़ का कारोबार करेंगे। 25 करोड़ का निवेश करते हैं, 100 करोड़ का कारोबार करते हैं, तो वो अब क्या कहलाएगा, लघु उद्योग कहलाएगा। मध्यम उद्योग में पहले क्या था, 50 करोड़ निवेश होता था, 250 करोड़ का कारोबार होता था। अब इसमें आप 125 करोड़ का निवेश करेंगे और 500 करोड़ का कारोबार करेंगे। ठीक है। तो 2.5 करोड़, 10 करोड़ सूक्ष्म उद्योग, 25 करोड़, 100 करोड़ लघु उद्योग, 125 करोड़, 500 करोड़ ये हो गया मध्यम उद्योग। ऐसे इसको याद करिए। ठीक है। कारोबार और निवेश अंडरस्टूड रखिए। 2.5 करोड़, 10 करोड़ सूक्ष्म उद्योग हो गया, 25 करोड़, 100 करोड़ लघु उद्योग हो गया, 125 करोड़, 500 करोड़ मध्यम उद्योग हो गया। तो अब ये याद हो गया होगा। पुरानी सीमा क्या थी, इस पे भी एक नज़र जरूर डाल लीजिएगा। पुरानी सीमा 1 करोड़ 5 करोड़ थी, फिर 10 करोड़ 50 करोड़ थी, 50 करोड़ फिर 250 करोड़ थी। ऐसे इसको याद करेंगे तो याद हो जाएगा। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्योगों के लिए पहले 5 लाख तक की सीमा वाले कितने कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, तो 10 लाख। ठीक है। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत उद्योगों के लिए 5 लाख तक की सीमा वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड 10 लाख जारी किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। 2 करोड़ की सावधि ऋण योजना शुरू की जाएगी, 5 लाख महिलाएं, एससी और एसटी के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 2 करोड़ की जो सावधि ऋण जमा योजना ये शुरू करेंगे, इससे 5 लाख महिलाओं, एससी और एसटी को लाभ मिलेगा। फोकस उत्पाद स्कीम शुरू की जाएगी, फुटवियर और लेदर में 22 लाख लोगों को रोजगार देने हेतु। ठीक है। कितने लोगों को रोजगार देंगे इसमें, 22 लाख। फोकस उत्पाद स्कीम जो फुटवियर और लेदर से रिलेटेड है, फुटवियर और लेदर से रिलेटेड जो है, जो फोकस उत्पाद स्कीम है, इसमें 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये संख्या याद रखिएगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा बिहार में। ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता संस्थान। फंड्स ऑफ फंड्स स्थापित किया जाएगा स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ के नए अंशदान से। कितना, 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ का नए अंशदान देंगे, उससे हम फंड्स ऑफ फंड स्थापित करेंगे। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन हम शुरू करेंगे मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने हेतु। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। राष्ट्रीय विनिर्माण पहल शुरू करेंगे मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने के लिए। अब हमारा जो तीसरा इंजन आ गया, निवेश, इन्वेस्टमेंट। पहला इंजन क्या है, कृषि है। दूसरा इंजन क्या है, एमएसएमई है। और तीसरा इंजन क्या है, निवेश है। तो निवेश देख लेते हैं। मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, 5
राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके तहत मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड पहल के तहत 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे। उड़ान स्कीम के तहत अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों और 4 करोड़ यात्रियों को लाने ले जाने हेतु शुरू की जाएगी। उड़ान स्कीम के तहत अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्य और 4 करोड़ यात्रियों को लाने और ले जाने का टारगेट निर्धारित किया गया है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना बिहार में की जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार में स्थापित करेंगे। राज्यों की भागीदारी से देश के कितने पर्यटन स्थलों को चुनौती मोड पे विकसित करेंगे? 50। ऊपर ये बताया जा चुका है। परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा लघु मॉड्यूलर रिएक्टर्स के विकास के लिए। 2033 तक 5 स्वदेश विकसित SMR संचालित करने का प्रस्ताव है। परमाणु ऊर्जा मिशन संचालित करने का प्रस्ताव है, ठीक है। लघु मॉड्यूलर रिएक्टर्स संचालित करने का प्रस्ताव है 2033 तक 5, ठीक है। समुद्री विकास कोष स्थापित करेंगे 25 करोड़ के आवंटन के साथ। 49% योगदान इसमें सरकार द्वारा। कितना? 49%। ये सब ऐसे देख लीजिए, इसको इतना याद करना जरूरी नहीं है। अवसंरचना विकास के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण देंगे 50 साल के लिए 1.5 लाख करोड़, ठीक है। अवसंरचना विकास के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण कितना दिया जाएगा? 50 वर्ष के लिए 1.5 लाख करोड़। जल जीवन मिशन को 2028 तक आगे बढ़ाया जाएगा 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए 2028 तक जल जीवन मिशन को बढ़ा दिया गया है। फरवरी 25 तक कितने परिवारों को नल जल कनेक्शन प्राप्त हुआ है? 15 करोड़, वेरी इंपॉर्टेंट, जो ग्रामीण आबादी का 80% है। फरवरी 2025 तक कुल 15 करोड़ ग्रामीणों को नल से जल कनेक्शन प्राप्त हो चुका है, जो कुल आबादी का 80% हिस्सा, कुल ग्रामीण आबादी का 80% हिस्सा कवर करता है। शहरी चुनौती कोष की स्थापना की जाएगी 1 लाख करोड़ निवेश के साथ तथा 10,000 करोड़ के आवंटन। 1 लाख करोड़ का निवेश करेंगे, 10,000 करोड़ का आवंटन करेंगे। शिक्षा के विकास हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा 500 करोड़ के परिव्यय के साथ, ठीक है। शिक्षा के विकास हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना होगी 500 करोड़ के परिव्यय के साथ। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगले 3 वर्षों में 2025-26 से 200 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है, ठीक है। तो अगले 3 सालों में यानी 2025 से 2028 तक डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करेंगे, लेकिन अगले 3 सालों में 200 के मतलब अगले 3 सालों में स्थापित करेंगे और 25-26 में ही 200 केंद्र स्थापित करेंगे, ठीक है। डे केयर कैंसर केंद्र सभी जिला अस्पतालों में स्थापित करने का लक्ष्य है, जितने पूरे भारत में जिला अस्पताल हैं, लेकिन 25-26 में ही 200 केंद्र इस तरीके के स्थापित कर लिए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेंगे। अटल टिंकरिंग लैब कितने स्थापित करेंगे? 50,000 अगले 5 सालों में। अगले 5 सालों में सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब 50,000। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगले 5 सालों में सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब 50,000, ठीक है। ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण हेतु, ठीक है। 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण हेतु जो है ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा। 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण हेतु। तो पहला इंजन कृषि, दूसरा इंजन MSME, तीसरा इंजन निवेश, इतना हो गया, ठीक है। हम बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। अब चौथा इंजन आता है निर्यात। निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित किया जाएगा वाणिज्य मंत्रालय, MSME तथा वित्त मंत्रालय द्वारा। 3 मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व होंगे, वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। भारत ट्रेड नेट की स्थापना की जाएगी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु, ठीक। NABFID अवसंरचना के लिए कारपोरेट बांड के उद्देश्य से आंशिक ऋण सुविधा स्थापित की जाएगी, ठीक है। भारत ट्रेड नेट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु।
नेफेड NABFID अवसंरचना के लिए कारपोरेट बांड के उद्देश्य से आंशिक ऋण सुविधा स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो निर्यात संवर्धन मिशन में 3 मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, MSME और वित्त मंत्रालय। भारत ट्रेडनेट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु NABFID अवसंरचना के लिए कारपोरेट बांड के उद्देश्य से आंशिक ऋण सुविधा शुरू की जाएगी। अब प्राप्तियों एवं व्ययों का समायोजन हम समझ लेते हैं। 4 इंजन हमने देखे अपने बजट के। प्राप्तियों एवं व्ययों का जो समायोजन है वो वित्त वर्ष 25-26 में सरकार का कुल प्रस्तावित व्यय ऊपर बताया जा चुका है 50.65 लाख करोड़, लेकिन यहाँ पे पूरी एग्जैक्ट राशि लिखी हुई है, इसको याद रखिए। ठीक है, 50,65,345 करोड़। कितना? 50,65,345 करोड़। 50-65 ऐसे याद करेंगे तब भी याद हो जाएगा। ठीक है, 50-65 तो 50,65,345 करोड़ का प्रस्तावित व्यय है सरकार का। विगत व्यय से ये 3,48,858 करोड़ रुपए अधिक है। कितना? 3,48,858 करोड़ रुपए ज़्यादा है पिछले साल से। तो कुल व्यय का यहाँ पे विवरण दिया गया है। 50,65,345 करोड़ में से जो राजस्व खाते में व्यय होगा वो 39,44,255 करोड़ होगा। और जो पूंजीगत व्यय होगा, पूंजीगत व्यय क्या है, राजस्व व्यय क्या है, ऊपर बताया गया है। तो पूंजीगत व्यय में कुल पूंजीगत व्यय 11,21,090 करोड़, 11,21,090 करोड़ है। इसमें प्रभावी पूंजीगत व्यय जो है वो कितना है, तो 15,48,282 करोड़, 15,48,282 करोड़। तो राजस्व खाते में कितना व्यय होगा, 39,44,255 करोड़। कुल पूंजीगत व्यय कितना होगा, 11,21,090 करोड़। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रभावी पूंजीगत व्यय 15,48,282 करोड़ है। नहीं भी याद होगा तब भी काम चल जाएगा। अब यहाँ 2-3 चीज़ें आई हैं कि पूंजीगत व्यय, प्रभावी पूंजीगत व्यय, तो ये क्या है ये भी हमने यहाँ समझाने का प्रयास किया है। तो पूंजीगत व्यय किसी कंपनी द्वारा दीर्घकालीन परिसंपत्तियों जैसे संपत्ति, संयंत्र, उपकरण या प्रौद्योगिकी को खरीदने, अपग्रेड करने या बनाए रखने के लिए किया गया खर्च है। ठीक है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, किसी कंपनी द्वारा दीर्घकालीन परिसंपत्ति जो होती है, जैसे प्रॉपर्टी आपकी हो गई, आप कोई उपकरण कृषि के लिए खरीद रहे हैं, कोई प्रौद्योगिकी के लिए कोई कह लीजिए संयंत्र खरीद रहे हैं, तो उसको अपग्रेड या बनाए रखने के लिए जो निवेश किया जाता है, खर्च किया जाता है, उसको हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। प्रभावी पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान सहायता का योग। ठीक है, पूंजीगत व्यय जो आपने किया ये वाला, प्लस पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए जो आपने अनुदान सहायता प्राप्त की। ठीक है, जैसे पूंजीगत व्यय, मान लीजिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमने 100 रुपये का निवेश किया, ठीक, और हमको सरकार से इसमें 50 रुपये का अनुदान मिल गया, तो 100 और 50 मिला करके 150 रुपये प्रभावी पूंजीगत व्यय हुआ, क्योंकि हमको जो अनुदान मिला है इस पर भी तो हमको ब्याज देना है। ठीक है, तो प्रभावी पूंजीगत व्यय आपका कितना हो गया, 150 करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, तो ये प्रभावी पूंजीगत व्यय होता है। ठीक, तो अनुदान सहायता जो मिली और जो हमने निवेश किया, पूंजीगत व्यय हुआ जो हमने निवेश किया, और जो हमको अनुदान सहायता मिली वो 50 रुपये की मिली, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो प्रभावी पूंजीगत व्यय आ गया। अब व्यय आपूर्ति कहाँ से करेंगे, ये सब जब हम व्यय करेंगे तो राजस्व की प्राप्ति होगी 34,20,409 करोड़ रुपए की। राजस्व की प्राप्ति होगी 34,20,409 करोड़ रुपए की। ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति होगी 16,44,936 करोड़ रुपए की। ठीक, राजस्व प्राप्ति यानी जो हम टैक्स से भरपाई करेंगे 34,20,409 करोड़, पूंजीगत प्राप्ति जो करेंगे 16,44,936 करोड़। पूंजीगत प्राप्ति में ऋण, विनिवेश, शेयरों की बिक्री, परिसंपत्ति की बिक्री, सरकारी उधार, ऋण वसूली आदि शामिल हैं। कुल राजस्व प्राप्ति हमको होगी 34,20,409 करोड़, ऊपर अभी बताया गया। तो इसमें हम टैक्स से प्राप्त करेंगे 28,37,409 करोड़ रुपए, 28,37,409 करोड़ रुपए। और कर भिन्न राजस्व जो हम प्राप्त करेंगे 5,83,000 करोड़ रुपए। कितना? 5,83,000 करोड़।
कुल पूंजीगत प्राप्ति हमको हो रही 16,44,936 करोड़ की। इसमें हम ऋण वसूली करेंगे 29,000 करोड़ रुपए की। उधारी व अन्य देयताएं हमको मिलेंगी 15,68,936 करोड़ रुपए की। कितने? 15,68,936 करोड़। अन्य प्राप्तियां जो हमको होंगी वो 47,000 करोड़ रुपए की होंगी। कितने की? 47,000। तो फिर से बता दे रहे हैं, कुल पूंजीगत प्राप्ति ऋण वसूली 29,000 करोड़ रुपए, उधारी व अन्य देयताएं 15,68,936 करोड़ रुपए और अन्य प्राप्तियां 47,000 करोड़। बजटीय घाटा क्या होता है? जब व्यय आय से अधिक हो। हमारा खर्च जब हमारी कमाई से ज़्यादा हो तो उसको हम बजटीय घाटा बोलेंगे। हम अगर 100 रुपये कमा रहे हैं, 120 रुपये हम खर्च कर रहे हैं, तो ये बजटीय घाटा है। तो राजस्व घाटा क्या होता है? वह स्थिति जब सरकार का राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो। बजटीय घाटा क्या हुआ? जो हमारी टोटल एक्सपेंडिचर है वो हमारी टोटल इनकम से कम हो। इनकम 100 रुपये, एक्सपेंडिचर 120, तो ये बजटीय घाटा हुआ। टैक्स घाटा क्या है? कि जब हम टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन हमको टैक्स की जो प्राप्तियां हैं वो कम हो रही हैं। ठीक है। तो 24-25 में जो अनुमानित राजस्व घाटा है वो 5,23,846 करोड़ है। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है, 5,23,846 करोड़ है। जीडीपी का 1.5% है। कितना? जीडीपी का 1.5%। पिछला था 1.9%। और 25-26 में जो अनुमानित राजस्व घाटा है वो जीडीपी का 1.5% है। ये बार बार हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि यही पूछा जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरी टोटल राशि भले ना पूछी जाए लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा। तो अनुमानित राजस्व घाटा 1.5%। प्रभावी राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण को दिए गए अनुदानों के मध्य अंतर होता है। ठीक है, राजस्व घाटा मैंने बताया। अब प्रभावी राजस्व घाटा क्या हो गया? राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए जो अनुदान दिए गए उनके बीच अंतर हो गया। अब इसे मान लीजिए 100 रुपये का राजस्व घाटा हो रहा है, 50 रुपये का अनुदान मिल गया, तो 100 में से 50 गया, 50 बचा, तो 50 रुपये हमको प्रभावी राजस्व घाटा हुआ, जो हमारे बजट में जीडीपी का 0.3% है। ठीक है, तो जो राजस्व घाटा है वो 1.5% है जीडीपी का, और जो प्रभावी राजस्व घाटा है वो जीडीपी का 0.3% है। इंपॉर्टेंट है ये, पिछला 1% था। राजकोषीय घाटा क्या होता है? जब सरकारी खर्च राजस्व से अधिक हो। ठीक है, तो उसे हम राजकोषीय घाटा बोलते हैं। अब 2025-26 में, और ये सब इसलिए टर्म बता रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, और ये पूछा जा सकता है कि जब सरकारी खर्च राजस्व से ज़्यादा होता है तो उसको हम राजकोषीय घाटा बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ष 25-26 में अनुमानित राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% है। ठीक, अब फिर से देख लीजिए, राजस्व घाटा जीडीपी का 1.5% है, प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.3% है, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% है, पिछला 4.8% था। प्राथमिक घाटा सरकार के कुल व्यय और ब्याज भुगतान को छोड़कर कुल राजस्व के बीच अंतर होता है। सरकार जितना खर्च कर रही है, जितनी ब्याज अदायगी कर रही है, ठीक है, को छोड़कर कुल राजस्व के बीच जो डिफरेंस आएगा वो राजकोषीय घाटा कहलाएगा, प्राथमिक घाटा कहलाएगा। यानी कि राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान जब आप निकाल देंगे तो जो बचेगा वो प्राथमिक घाटा होगा। ठीक है, राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान निकालने पे जो बचेगा वो प्राथमिक घाटा होगा। माना कि सरकार का कुल व्यय 1,000 करोड़ है, कुल राजस्व इसको मिल रहा है 800 करोड़ का, ब्याज भुगतान किया 100 करोड़ का। ध्यान दीजिएगा, कुल व्यय सरकार कर रही है 1,000 करोड़ का, कुल राजस्व यानी टैक्स उसको मिला 800 करोड़। ठीक, ब्याज भुगतान किया 100 करोड़, तो राजकोषीय घाटा कितना आएगा? 1,000 माइनस 800, ठीक है, बराबर 200 करोड़। ठीक, फिर से ध्यान दीजिए, अगर सरकार का कुल व्यय है 1,000 करोड़, कुल राजस्व मिला 800 करोड़, ठीक, और ब्याज भुगतान 100 करोड़, तो ब्याज भुगतान को हटा देंगे। ठीक है, जो कुल व्यय है इसमें ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो ब्याज भुगतान को हमने हटा दिया। ठीक है, तो ब्याज भुगतान को हटा देंगे तो 1,000 रुपये कुल व्यय था सरकार का, उसमें से
कुल राजस्व 8,000 करोड़ है, तो 1,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो 200 करोड़ जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, मतलब राजकोषीय घाटा हो गया। 200 करोड़ का मतलब कुल व्यय में से राजस्व घटा देंगे तो राजकोषीय घाटा आ गया। अब राजकोषीय घाटा में से राजकोषीय घाटा आ गया, राजकोषीय घाटा 200 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान जो 100 करोड़ वाला है वो भी निकाल देंगे तो प्राथमिक घाटा आ जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, कुल व्यय 1,000 करोड़, कुल राजस्व 800 करोड़, तो कुल व्यय में से कुल राजस्व हमने निकाला तो हमारा राजकोषीय घाटा आ गया 200 करोड़ का। ठीक, अब ये जो 200 करोड़ आया राजकोषीय घाटा, इसमें से ब्याज भुगतान 100 करोड़ घटा देंगे तो 100 करोड़ बचेगा, तो 100 करोड़ हमारा प्राथमिक घाटा आया है। ठीक है, तो स्पष्ट है सरकार को अपने दैनिक कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए उधार लेने की जरूरत है। प्राथमिक घाटा ये बताता है कि सरकार को अपने दैनिक कार्यों के लिए कितना उधार लेने की जरूरत है, तो 100 करोड़ उधार लेने की जरूरत है। अब ये उदाहरण द्वारा हमने समझ लिया। अब 25-26 में अनुमानित जो प्राथमिक घाटा है वो जीडीपी का 0.8% है। 25-26 में अनुमानित प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.8%। फिर से देख लेते हैं, अनुमानित राजस्व घाटा कितना है, जीडीपी का 1.5%। प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, 0.3%। ठीक है, राजकोषीय घाटा कितना है, जीडीपी का 4.4%। ये सब एक जगह अगर आप लिख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। और प्राथमिक घाटा है जीडीपी का 0.8%, जीडीपी का 0.8%। ठीक है, तो ये कूट में दे सकता है, इसीलिए इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक, राजस्व घाटा जीडीपी का 1.5%, प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.3%, राजकोषीय घाटा 4.4% और प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.8%। ठीक, अब हमें तो लगता है यही आपको याद हो गया होगा। अब राज्यों एवं संघ क्षेत्रों को कुल अंतरण कितना किया जाएगा, केंद्र द्वारा राज्यों का हिस्सा अनुदान एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं के रूप में धन हस्तांतरित किया जाता है। राज्यों एवं संघ को जो कुल अंतरण किया जाता है उसमें राज्य का हिस्सा, अनुदान और केंद्र प्रायोजित योजनाएं मिलाकर होती हैं। 25-26 में कुल जो धनराशि हस्तांतरित कर रहे हैं 25.60 लाख करोड़ रुपए। कितनी, 25.60 लाख करोड़ रुपए। अनुदान कितना दे रहे हैं, कुल व्यय का 8.41%। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को कुल व्यय का 8.41% अनुदान दे रहे हैं। इस पे ही ध्यान दीजिए, ये राशि आप रट लीजिएगा जब नोट्स देंगे। खाद्य सब्सिडी दे रहे हैं 47.72% की, उर्वरक सब्सिडी दे रहे हैं 39.39% की, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उर्वरक सब्सिडी 39.39%, पेट्रोलियम सब्सिडी 2.83%। फिर से देखिए, कुल अनुदान जो दे रहे हैं 8.41% दे रहे हैं। ठीक है, खाद्य सब्सिडी दे रहे हैं 47.72%, उर्वरक सब्सिडी दे रहे हैं 39.39%, पेट्रोलियम सब्सिडी 2.83%। तो कुल अनुदान में खाद्य सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी और पेट्रोलियम सब्सिडी शामिल होती, ये भी आपका एक प्रश्न है। विदेशी सरकारों को सरकार कितना अनुदान दे रही है, तो कुल अनुदान 6886.79 करोड़, ये इंपॉर्टेंट है। 6886.79 करोड़ कुल अनुदान सरकार दे रही है विदेशी सरकारों को। इसमें सबसे ज़्यादा अनुदान दे रहे हैं 2150 करोड़ का भूटान को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, भूटान को सबसे ज़्यादा अनुदान दे रही सरकार। नेपाल को 700 करोड़, मालदीव को 600 करोड़, मॉरिशस को 500 करोड़, म्यांमार को 350 करोड़। भूटान को 2150 करोड़, नेपाल को 700 करोड़, मालदीव को 600 करोड़, मॉरिशस को 500 करोड़ और म्यांमार को 350 करोड़ का अनुदान दिया जा रहा है। याद हो गया होगा आपको। ब्याज अदायगी या सरकारी खर्च की सबसे बड़ी मद है। सरकार सबसे ज़्यादा ब्याज अदायगी पे ही खर्च कर रही है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा, सरकारी खर्च की सबसे बड़ी मद ब्याज अदायगी। ब्याज अदायगी के लिए कुल 12,76,338 करोड़ का प्रावधान है। 12,76,338 करोड़ जो हमारी जीडीपी का 25.19% है। 25.19%।
प्रत्यक्ष कर सुधार कितना है, 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया है। वैतनिक कर्मचारियों के लिए यह सीमा 12.75 लाख है। ठीक, 3 वर्षों की ब्लॉक अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में आर्म लेंथ निर्धारण योजना शुरू की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए आर्म्स लेंथ निर्धारण योजना 1 अप्रैल 2030 से पहले नियमित होने वाले भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को 5 वर्षों की अवधि का विस्तार कर स्टार्टअप लाभ प्रदान किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत धन प्रेषण स्कीम के अंतर्गत धन प्रेषणों पर टीसीएस की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया है। ठीक है, तो ये तो एक ही बार में याद हो जाने वाला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत धन प्रेषण स्कीम के अंतर्गत धन प्रेषणों की टीसीएस सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन निधियों द्वारा अवसंरचना के क्षेत्र में जो वित्त पोषण करेंगे उसके लिए जो है निवेश करने की तारीख 5 साल बढ़ा दी गई है, 31 मार्च 2030 कर दी गई है। सॉवरेन वेल्थ फंड के तहत निवेश की सीमा 5 साल बढ़ा के 31 मार्च 2030। अब इनडायरेक्ट टैक्स पे आ जाते हैं। औद्योगिक वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क टैरिफ संरचना का युक्तिकरण करते हुए कितने टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव किया गया, तो कुल 7। ठीक है, औद्योगिक वस्तुओं के सीमा शुल्क टैरिफ संरचना का युक्तिकरण करते हुए कुल 7 टैरिफ दरों को हटा दिया गया है। 2023-24 में हटाई गई टैरिफ दरों के अतिरिक्त है ये। इसके पहले 23-24 में जो टैरिफ दरें हटाई गई थी उसके अतिरिक्त है। अब कितनी टैरिफ दरें रह जाएंगी, तो 8 रह जाएंगी। अप्रत्यक्ष करों में कितने राजस्व का प्रत्याग होगा, 2600 करोड़ रुपए का। कितनी जीवन रक्षक औषधियों को सीमा शुल्क से छूट दी गई है, 36, ऊपर भी बताया जा चुका है। 6 जीवन रक्षक दवाओं को मामूली सीमा शुल्क होगी 5%। ठीक है, 36 जीवन रक्षक औषधियों का सीमा शुल्क पूरी तरह हटा दिया गया है और जो 6 जीवन रक्षक औषधियां हैं उनमें 5% की छूट दी गई है। ठीक है, तो ये आपके पूरे बजट का लेखा जोखा है। अब सकल कर राजस्व में विभिन्न करों का हिस्सा कितना है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आयकर का हिस्सा है 33.6%, जीएसटी का हिस्सा है 47.58%, ये इम्पोर्टेंट है। निगम कर का जो है 25.33% है। जो सरकार कुल टैक्स चुका रही उसमें कितना कितना है, आयकर 33.6%, मतलब पूरा जो कर सरकार को मिल रहा है वो कहाँ कहाँ से मिल रहा है ये दिया गया है। तो आयकर से सरकार 33.6% आयकर इनकम कर रही है, जीएसटी से 27.58%, निगम कर से 25.33%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के 7.42%, सीमा शुल्क से 5.62%, संघ राज्य क्षेत्रों का कर 0.23%, अन्य कर 0.11%, सेवा कर से 0.002% और पूरा कर राजस्व 42,70,233 करोड़, 42,70,233 करोड़। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आयकर, जीएसटी, निगम कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, इतना जरूर याद कर लीजिएगा। आयकर 33, केवल दशमलव हटा दीजिए, वो ऑप्शन में आएगा तो याद आ जाएगा। केवल डिजिट, पूर्ण डिजिट याद करिए बस। आयकर 33, जीएसटी 27, निगम कर 25, केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है 7.42 और सीमा शुल्क 5.62। टोटल कितना मिल रहा है, 42,70,233 करोड़। कर राजस्व रुझान जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रत्यक्ष कर 7.1% है जीडीपी का जो मिलेगा, अप्रत्यक्ष कर 4.9% है जीडीपी का और सकल कर राजस्व 12% है। इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष कर 7.1%, अप्रत्यक्ष कर 4.9% और सकल कर राजस्व 12% मिलेगा सरकार को। ठीक है, अन्य प्रमुख जो बजटीय घोषणाएं हैं, उच्च पैदावार वाले बीजों के प्रसार और बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू करेंगे। विश्वकर्मा के रूप में चिन्हित शिल्पियों, उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूहों को, एमएसएमई को सेवा प्रदान करेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। भारत नेट परियोजना के तहत सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ा जाएगा। सभी सरकारी माध्यमिक स्कूल हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। माध्यमिक स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भारत नेट परियोजना के तहत ब्रॉडबैंड से जोड़े जाएंगे।
ठीक है। स्कूल एवं उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने हेतु भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम शुरू करेंगे। किसके लिए? स्कूल एवं उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने हेतु भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू करेंगे। ठीक। और राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन शुरू करेंगे। रेलवे हेतु कुल आवंटन 2,65,200 करोड़ है। इतना ही इसमें काफ़ी है, 2,65,200 करोड़। नमो भारत ट्रेन 50 शुरू करेंगे। अमृत भारत ट्रेन 100 शुरू करेंगे। वंदे भारत ट्रेन 200 शुरू करेंगे। ठीक है। नमो भारत ट्रेन 50, अमृत भारत ट्रेन 100 और वंदे भारत ट्रेन 200 शुरू करेंगे। अब केंद्रीय बजट में किसका कितना हिस्सा है, अगर हम 100 पैसे में यानी 1 रुपये में डिवाइड करें तो देख लेते हैं। तो जो सरकार को इनकम होती सबसे ज़्यादा वो उधार और अन्य देयताओं से होती है 24 पैसे की। निगम कर से सरकार वसूलती है 17 पैसे। आय कर से सरकार को मिलता है 22 पैसे। ठीक है, ये याद रखिएगा। सीमा शुल्क से 4 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के 5, माल और सेवा कर यानी जीएसटी से 18 पैसे। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीएसटी से मिल रहा 18 पैसे। तो उधार और अन्य देयताओं से 24 पैसे, उसके बाद आयकर है दूसरे नंबर पे आएगा, उससे 22 पैसे और तीसरे पे 18 पैसे हमको मिल रहे हैं जीएसटी से। चौथे नंबर पे निगम कर आएगा जिससे मिल रहे 17 पैसे। ठीक है, इतना तो ज़रूर याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा सरकार को मिल रहा है उधार और अन्य देयताओं से 24 पैसे। ठीक, उसके बाद आयकर से 22 पैसे, उसके बाद जीएसटी से 18 पैसे, उसके बाद निगम कर से 17 पैसे, सीमा शुल्क से 4 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5 पैसे, कर भिन्न राजस्व से 9 पैसे, ऋण भिन्न पूंजी से 1 पैसे। सरकार खर्च कहाँ कहाँ कर रही है? केंद्रीय क्षेत्र की योजना पे 8 पैसे खर्च कर रही है। केंद्रीय योजना पे, केंद्रीय योजना एक केंद्र योजना होती है, एक केंद्र प्रायोजित योजना होती है। ठीक है, तो केंद्रीय योजना में केवल केंद्र सरकार योगदान देती है। केंद्र प्रायोजित योजना में केंद्र एवं राज्य सरकारें मिलकर योगदान देती हैं। तो केंद्रीय योजना पे 8 पैसे हम खर्च कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्र की योजना पे हम 16 पैसे खर्च कर रहे हैं। ब्याज अदायगी पे हम 20 पैसे खर्च कर रहे हैं। रक्षा पे हम 8 पैसे, ये इंपॉर्टेंट है, रक्षा पे हम 8 पैसे खर्च कर रहे हैं। ठीक है, आर्थिक सहायता पे 6 पैसे, वित्त आयोग और अन्य अंतरण पे 8 पैसे, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 22 पैसे है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा 22 पैसे, पेंशन पर 4 पैसे, अन्य पर 8 पैसे। ठीक है, तो रक्षा पर हम 8 पैसे खर्च कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चाहें तो किस पे 8 पैसे खर्च हो रहा है एक जगह लिख लीजिए, रक्षा पे, वित्त आयोग और अन्य अंतरण पे और अन्य व्यय पे। रक्षा, वित्त आयोग, अन्य व्यय, इस पे 8 पैसे खर्च कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा करों और शुल्कों पर खर्च कर रहे हैं 22 पैसे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मिल किससे रहे? उधार और अन्य देयताओं से 24 पैसे। तो ये आप याद कर लीजिएगा, पीडीएफ इसको दिया जाएगा। अब सरकार किस योजना पे कितना व्यय कर रही है ये भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो शुरू करेंगे उस पे 8500 करोड़ का व्यय कर रहे हैं। पीएम पोषण पे 12,500 करोड़। ट्रिपल स्टार जिस पे लगा इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट है। तो पीएम पोषण पे 12,500 करोड़। पीएम अजय यानी प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना इसका फुल फॉर्म है, इस पे 2140 करोड़। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पे 9406 करोड़। ठीक है, और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पे 19,794 करोड़, इम्पोर्टेंट है ये भी। अमृत भारत मिशन पे 10,000 करोड़। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 2,03,000 करोड़। ठीक है, 2,03,000 करोड़, इसके ऊपर 5 स्टार लगा, यानी सबसे ज़्यादा परिव्यय, सबसे ज़्यादा अनुदान अगर किसी योजना को सरकार दे रही तो इसको दे रही। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2,03,000 करोड़ रुपए। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पे 63,500 करोड़, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्वकर्मा योजना पे 5100 करोड़, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुसुम योजना पर 2600 करोड़। सौर ग्रिड पे 1500 करोड़। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, 20,000 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पे
71,092 करोड़। मनरेगा इंपॉर्टेंट है 86,000 करोड़। ठीक है, कितना है? 8600 नहीं है, 86,000 करोड़ मनरेगा पे है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पे 54,832 करोड़, ये भी 5 स्टार यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवास योजना ग्रामीण पे 54,832 करोड़। NHAI पे 1,70,266 करोड़। नए रोजगार सृजन पे 20,000 करोड़, इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन वेरी इंपॉर्टेंट है 67,000 करोड़। मनरेगा पे 86,000 करोड़, जल जीवन मिशन पे 67,000 करोड़ और PM पोषण पे 2,03,000 करोड़। सॉरी, PM पोषण बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पे 2,03,000 करोड़, 2,03,000 करोड़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पे। 63,500 करोड़ किसान सम्मान निधि पे, जो बोल रहे हैं इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मनरेगा पे 86,000 करोड़। आवास योजना ग्रामीण पे 54,032 करोड़। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नए रोजगार सृजन पे 20,000 करोड़। जल जीवन मिशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट 67,000 करोड़। निर्यात संवर्धन पर 22,000 करोड़। AI मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है 2,000 करोड़। ठीक है, AI मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंड्स ऑफ फंड्स 2.0 जो स्कीम शुरू करेंगे 2,000 करोड़। अब बजट अनुमान जो है करोड़ रुपए में कितना है, ये तो प्रमुख मदों पर, प्रमुख योजनाओं पर जो व्यय है ये दिया गया है। बजट अनुमान प्रमुख योजनाओं पर। ठीक है, अब बजट अनुमान में जो प्रमुख मदें हैं उसको हम देखते हैं। मिशन दलहन 1,000 करोड़। कपास तकनीकी मिशन 500 करोड़। मिशन दलहन 6 वर्ष के लिए है, अभी ऊपर हमने पढ़ा। कपास तकनीकी मिशन 5 वर्ष के लिए है, अभी ऊपर हमने पढ़ा। सब्जी एवं फल मिशन 500 करोड़। राष्ट्रीय हाइब्रिड मिशन 100 करोड़। मखाना बोर्ड बिहार में स्थापित करेंगे 100 करोड़ के निवेश के साथ। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण 1,500 करोड़। राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन 100 करोड़। ठीक है, अब विभिन्न मदों पर जो प्रस्तावित व्यय है, पेंशन पे 2,76,618। रक्षा पर खर्च करेंगे 4,91,732। सब्सिडी जो है सरकार 3 प्रकार से देती है, उर्वरक, खाद्य और पेट्रोलियम। तो पहले तो ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ठीक है, उर्वरक, खाद्य और पेट्रोलियम सब्सिडी सरकार देती है। तो उर्वरक पे 1,67,887 करोड़, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खाद्य पे 2,03,420 करोड़ और पेट्रोलियम पे 12,100 करोड़। कृषि और संबंधित कार्य पे 1,71,437 करोड़। वाणिज्य पर 65,553 करोड़, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। शिक्षा पर 1,28,650 करोड़। ऊर्जा पर 81,174 करोड़। विदेश पर 20,517 करोड़। वित्त पर 62,924 करोड़। ठीक है, स्वास्थ्य पे 98,311 करोड़। गृह पर 2,33,211 करोड़। ब्याज पर 12,76,338 करोड़, ये इंपॉर्टेंट है। ब्याज अदायगी पे सरकार सबसे ज़्यादा खर्च कर रही है 12,76,338 करोड़। IT पर 95,298 करोड़। ग्रामीण विकास पर 2,66,817 करोड़। सामाजिक कल्याण पे 60,052 करोड़। कर पे 1,86,632 करोड़, जिसमें GST जो है वो 1,30,641 करोड़, ये इंपॉर्टेंट है। 1,30,641 करोड़। ठीक है, तो टोटल जो है 50,65,345 करोड़ सरकार खर्च कर रही है। 50,65,345 करोड़ ये विभिन्न मदों पर जो केंद्र सरकार के प्रस्तावित व्यय हैं उसका टोटल हिसाब है। 50,65,345 करोड़, इतने का ही हमारा बजट है, इसलिए राशि बार बार याद आ रही। तो उम्मीद है आपको केंद्रीय बजट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अगर आप 2-3 बार देखेंगे, अगर आप नॉर्मल मोड पे नहीं देख पा रहे हैं तो 1.25 या 1.50 पे करके देख लीजिएगा, आपको बजट कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी मजबूरी है इसको थोड़ा वीडियो लंबा बनाना, क्योंकि इसमें बहुत सारे डाटा रहते हैं, इसको आप समझते हैं। ठीक है, तो एक ही वीडियो में हमने कवर करने का इसलिए प्रयास किया कि समय भी कम है
और बार बार अलग अलग वीडियो में देखने से समय ज़्यादा जाता है, समझ में कम आता है। तो ये केंद्रीय बजट हो गया। शीघ्र ही हम आर्थिक समीक्षा और यूपी का बजट आपका करवाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, और अगर हमारा ये प्रयास, इतनी मेहनत 1-1.5 घंटे की समझ में आई है, अच्छी लगी है, इससे आपको लाभ मिलने की उम्मीद है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद।